नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज हम बात करेंगे आपके लिए आपके द्वार तक बाजार पहुंचाने वाले उन रेहड़ी पटरी वालों की जिनकी तादाद एक अनुमान के मुताबिक शहरी आबादी की 2% है, पर वो आज भी अपने जीने के संघर्षों में अकेले हैं, जिनका संसार 5 गज के दायरे में सिमटा हुआ है मगर हर पल उजड़ने के खतरे से जूझता हुआ। सरकारी आंकड़ा कहता है कि देश में इनकी तादाद करीब 1 से 1.5 करोड़ के आसपास है और अमूमन हर बड़े शहर में अपने आश्रितों को मिलाकर ये 25 लाख या इससे ऊपर हैं, लेकिन रोजगार और जीविका चलाने के अधिकार से वंचित। सरकार उनको अधिकार दिलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स बिल का सपना कई सालों से दिखा रही है, लेकिन 15वीं लोकसभा के आखिरी दिनों में इस बिल के पास होने के आसार हर कार्यकारी दिन के गुजरने के साथ साथ क्षीण होते जा रहे हैं। तो आज सरोकार में हम बात करेंगे कि आखिर क्या हासिल होगा इस कानून से और क्यों देर हो रही है इसके आने में। और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं अविनाश पांडे जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ हैं तपन कुमार सिंह जो कि सीपीएम से राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेटर अरविंद सिंह। अरविंद, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीके गुप्ता साहब। हमारे साथ एक और खास मेहमान है दिनेश गौड़ जो कि पालिका बाजार शॉपकीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए दिखाते हैं दरअसल इस बिल के खास प्रावधान क्या हैं और क्यों जरूरी है ये बिल। जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके रहने का भी कोई शेड सरकार बनाए। With this bill, efforts are being made to bring the street vendors in the current list. स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग बिल पर कुछ ऐसी सर्वदलीय सहमति देखने को मिली। लोकसभा ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दे दी, लेकिन तकरीबन 6 महीने बाद भी इस बिल को राज्यसभा की मंजूरी का इंतजार है। बीच में शीतकालीन सत्र गुजर गया। जिस बिल को नेताओं ने इतना अहम बताया, उसे कानून का रूप देने की तत्परता उनमें क्यों नहीं है। सरकार का दावा है कि इस कानून से शहरों में खोमचे लगाने वाले तकरीबन 1 करोड़ लोगों को रोजी रोटी की सुरक्षा मिलेगी। जाहिर है उन पर निर्भर करोड़ों अन्य लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। इसके तहत हर 5 साल में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे होगा। पहले सर्वे तक किसी वेंडर को उसकी जगह से नहीं हटाया जाएगा। सर्वे पूरी होने तक हर वेंडर को खोमचे लगाने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे स्ट्रीट वेंडर्स को पुलिस और नगर निकाय अधिकारियों की ज्यादती से राहत मिलेगी। सर्वे के बाद टाउन वेंडिंग कमेटी के पास एक बार फीस जमा कर स्ट्रीट वेंडर निर्धारित इलाकों में खोमचे लगाने का स्थायी अधिकार पालेंगे। इन वादों पर भरोसा कर लाखों स्ट्रीट वेंडर्स इस बिल के पास होने की उम्मीद में हैं। आशंका है कि संसद के गतिरोध में कहीं ये बिल लटका न रह जाए और आम चुनाव के बाद नए सियासी हालात में उनकी चिंताएं कहीं हाशिए पर न चली जाएं। वैसे अंदेशे और भी हैं। क्या प्रस्तावित कानून उसकी भावना के मुताबिक अमल में आ पाएगा? रजिस्ट्रेशन कराने और पहचान पत्र पाने के क्रम में स्ट्रीट वेंडर्स को भ्रष्टाचार या प्रशासनिक ज्यादती ना झेलनी पड़े, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? विधेयक में नगर निकायों को स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन जैसे तमाम मामलों में अंतिम प्राधिकारी यानी कि अथॉरिटी बना दिया गया है। यानी टाउन वेंडिंग कमिटीज में स्ट्रीट वेंडर्स को 40% नुमाइंदगी देने का वादा नहीं निभाया गया है। क्या इस हाल में स्ट्रीट वेंडर्स की अपेक्षाएं सचमुच पूरी हो सकेंगी? पब्लिक पर्पस लैंड जैसे शब्दों को स्पष्ट ढंग से परिभाषित नहीं करने का क्या परिणाम होगा? क्या अधिकारी इसकी मनमानी व्याख्या कर स्ट्रीट वेंडर्स को जहां से चाहे हटा नहीं देंगे? इसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निकायों पर छोड़ दी गई है। तो फिर केंद्रीय कानून का अर्थ क्या रह गया है? स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे ही ढेरों सवाल लिए आशा और निराशाओं के बीच झूल रहे हैं। सरकार ने उम्मीद जगाई, लेकिन क्या उनकी अपेक्षाएं सचमुच पूरी हो पाएंगी? अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। दरअसल हमारे संविधान में जीवन और जीने का अधिकार सबको है, और जहां तक मेरी समझ है इसी को सुरक्षित करने के तहत इस पटरी के व्यवसायियों के लिए, व्यापारियों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स कानून लाया जा रहा है। और इसे आमतौर पर राजनीतिक दलों में विनाश जी सहमति भी बहुत ज़्यादा है। हमने देखा है कि राजनीतिक दलों में कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। इन तमाम सहमति के बाद भी इसको पास कराने में क्या मुश्किल आ रही थी? जैसा कि आप देख रहे हैं आज के वातावरण में जिस प्रकार से संसद चल रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पे हम खड़े हुए हैं कि जहां पर अनेक ऐसे विचारणीय और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार
चाहते हुए भी कुछ करने में असमर्थ हैं। जहाँ तक इस बिल का सवाल है, मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीरता के साथ हमने जो हमारी अर्बन डेवलपमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी के हमारे जो सभी सदस्यान हैं, जिसमें सभी पक्ष के सभी पार्टी के लोग होते हैं, उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक इस विषय पर चर्चा करके इस पर अपनी फाइनल रिपोर्ट भी माननीय संसद के पटल पर रखी हुई है। और लोकसभा में ये 2012 सितंबर में माननीय मंत्री शैलजा जी द्वारा रखा गया और वहाँ पर इसे पारित भी किया गया है। अभी राज्यसभा में हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही ये बिल राज्यसभा में आए ताकि हम इसे चर्चा कर इसे पारित कर सकें। लेकिन मुश्किल ये है कि राजनीतिक दल इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर क्यों नहीं दिखाते हैं? जिस तरह से भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लेकर होड़ लगी हुई है कि हम इसे पास कराना चाहते हैं, ये हमारा अधिकार का बिल है, वैसी होड़ इस बिल को लेकर क्यों नहीं है जब 1.5 से 2 करोड़ आबादी इससे प्रभावित हो रही है? मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ आपसे कि ये विषय बहुत ही गंभीर है और इस पे मैं समझता हूं, जैसे मैंने कहा कि सभी पार्टी, सभी पक्ष के सभी सदस्य इस पे बहुत गंभीरता से विचार कर रहे थे। जहां तक कांग्रेस का मसला है, तो वहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस विषय के ऊपर में हमारी बहुत ही स्पष्ट नीति इस पर रही है और हमारी कोशिश भी रही है, जहां पर हमने सभी विपक्ष के नेताओं से, हमारे संसद सदस्य, सभी जितने भी बाकी पार्टियों के हैं, उनसे भी हमने विनती की है कि इस सत्र में, क्योंकि ये आखिरी सत्र है और इसमें इसे सभी लोग गंभीरता से लेकर पास कराएं। और जैसा आपने कहा कि इस पे चर्चा नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं है। इसे बहुत ही गंभीरता के साथ लिया गया है। पत्रिकाओं में या मीडिया में इसकी चर्चा भले ही बहुत नहीं हुई हो, लेकिन जहां तक के पक्षों का सवाल है, इस विषय पे बहुत गंभीर है और कोशिश है हमारी कि इस सत्र में ये पास हो जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। एक आंकड़े के मुताबिक इस देश में 2 करोड़ सिख हैं, लेकिन सिखों के मुद्दे पर जितनी संवेदनशीलता दिखाई जाती है राजनीतिक दलों की तरफ से, सरकारों की तरफ से, उस तरह की संवेदनशीलता इन 1.5 करोड़ पटरी वालों के बारे में क्यों नहीं दिखाई जाती है? तपन सेन साहब, मैं आपको इसमें शामिल करना चाहती हूँ। जो 2009 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े थे, उसमें तकरीबन 11 करोड़ वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को, 7 करोड़ कुछ वोट मिले थे बीजेपी को और आप लोग को 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास वोट मिले थे। अगर इन रेहड़ी पटरी वालों की आबादी को भी देखा जाए तो ये वोट का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? क्यों नहीं इसे लोग उपलब्धि के तौर पर दिखाते हैं? देखिए, वोट का खेल तो दूसरा खेल है, वो लेके तरह तरह का बात चलता है, उससे जोड़ना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप बोलते हैं, जो ये तो बहुत जरूरी मुद्दा है। कहे सरकार जो नए आर्थिक नीति के अनुसार रोजगार नहीं दे सकते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, और आज का डेट में हमारे टोटल जो वर्कफोर्स है उसका मोर देन आधे से ज्यादा है सेल्फ एम्प्लॉयड, और सेल्फ एम्प्लॉयड के ऑलमोस्ट 80 to 90% है ये रेहड़ी पटरी वाला जी। तो इसको एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और इसका जो आंदोलन है, इसका संगठन बहुत दिनों से ये लेके एजिटेशन कर रहा था, तरह तरह का मूवमेंट किया था, उसी के नतीजे में ये पब्लिक डोमेन में आया। सरकार भी ये टेकअप किया, जो बिल के तहत लंबे समय तक ये इस बिल पर एक्सरसाइज हुआ और फाइनली ये बिल बना, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में इसको इंतजार कर रहा है। सवाल यह है, जो संवेदनशीलता, जो दूसरे मुद्दे लेके सरकार अपने प्रायोरिटी समझते हैं, 12 सितंबर में ये पारित हुआ, उसके बाद पूरा 13 चला गया, अभी तक ये इसी में ये बिल कभी राज्यसभा का बिजनेस में प्रायोरिटी के रूप में लिया नहीं गया। इसी में सरकार पक्ष के ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर आता था तो बाई दिस टाइम ये पारित भी हो जाता। लेकिन अगर सरकार तो पक्ष ले आने के लिए तत्पर हो तो आप लोग इसे पारित कराकर क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे क्या? कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है इसमें। वो वर्कर समझते हैं को कहा किसका क्रेडिट है, काहे रेहड़ी पटरी वाले समझते हैं ये बिल उसके लंबे संघर्ष के एक नतीजा आने वाला है, जो उसको लिए कुछ कानून। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये श्रेय लेने की बात नहीं है, ये लंबे संघर्षों, रेहड़ी पटरी वालों के लंबे संघर्षों की वजह से आने वाला बिल है। मैं आपके पास लौटूंगी तपंदा। बीके गुप्ता साहब,
एक और बड़ा सवाल है, वो है लॉ एंड ऑर्डर का, जो रेडी पटरी वालों से जोड़कर अक्सर देखा जाता है, खासतौर से अव्यवस्था फैलाने के सिलसिले में, इंक्रोचमेंट के सिलसिले में। लेकिन दूसरी तरफ उनके मानवीय अधिकार की भी बात है। पुलिस के लोग इसे किस तरह से देखते हैं? उनके मानवीय अधिकारों में उनका हक दिलाने के मुद्दे के तौर पर देखते हैं, या फिर इंक्रोचमेंट बढ़ने के तौर पर देखते हैं, ट्रैफिक जैम के तौर पर देखते हैं, हाइजीन की समस्या पैदा करने वाले के तौर पर देखते हैं? किस तरह से देखते हैं? और इस बिल का क्या आप लोग स्वागत करेंगे आने के बाद? नहीं, इस पर्सनली तो बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत एक सदियां हो गई कि पुलिस के ऊपर भी बहुत लांछन लगते हैं और बिल्कुल आरोप वो सही भी होते हैं कि वो रेडी पटरी वालों से पैसे लेते हैं। एक इकॉनमी सी बन गई है कि इनको हर वक्त डर लगा रहता है कि कब हम यहाँ से उठा दिए जाएंगे, क्योंकि और पुलिस के लिए एक बड़ी जो उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि एनक्रोचमेंट को पुलिस भी बढ़ा रही है। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था कि भाई अब एक आप स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स बनाइए, हॉकिंग जोन्स बनाइए, इनको जैसे बिल में ये प्रावधान है, इनको प्रॉपर आप आइडेंटिटी कार्ड इशू करें, इसको वैलिडिटी दें। जब तक आप इसको वैलिडिटी नहीं देंगे, लीगल एक कानून का अधिकार नहीं देंगे, ये लोग इस तरह सफ़र करते रहेंगे। और इकॉनमी एक डेवलप हो गई है कि उसमें एनफोर्समेंट में पुलिस भी आती है, म्युनिसिपैलिटी भी आती है। लेकिन आप इस अधिकार देने की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं? बिल्कुल, मैं तो पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जब इनको एक अधिकार मिल जाएगा कि ये वेंडिंग जोन है, यहाँ पे इनका हक बनता है अपने सामान को, अपनी सामग्री को बेचने का, तो पुलिस का या किसी भी एनफोर्समेंट एजेंसी का वहाँ दखलंदाजी नहीं होगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि दखलंदाजी न हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को अरविंद ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वेंडिंग जोन बने वहां तो उनको मिल ही जाए हक, लेकिन दूसरी जगह वाला भी हिस्सा बना रहे और खत्म ना हो, तो लोगों के लिए कहीं परेशानी बढ़ न जाए। देखिए, इस बिल में प्रावधान है कि जो वेंडिंग जोन्स में नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन के बाहर है, वो वेंडिंग नहीं कर सकते हैं। ये बिल क्लियर करता है कि जितने भी एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं उनका सर्वे होगा, और ये सर्वे डायनेमिक प्रोसेस होगा। ये नहीं कि शहर में एक बार सर्वे हो, हर 5 साल पे सर्वे हो। और बीच में भी प्रावधान है कि बीच में भी कोई नया व्यक्ति आता है तो अप्लाई कर सकता है। तो जितने भी एग्जिस्टिंग वेंडर हैं सारे सर्वे में आएंगे, सारे रजिस्टर्ड होंगे और सारे को जगह वेंडिंग जोन में स्थापित किया जाएगा। और ये टाउन वेंडिंग कमेटी तय करेगा कि कौन सा जगह वेंडिंग होगा। और टाउन वेंडिंग कमेटी में 40% स्ट्रीट वेंडर्स है। जो स्ट्रीट वेंडर्स टाउन वेंडिंग कमेटी में जाएंगे, वो चुनाव होगा, म्युनिसिपल बॉडीज चुनाव कराएंगी, चुनाव के आधार पे वो स्ट्रीट वेंडर्स उस कमेटी लेकिन में कहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि नगर निकायों को ज्यादा अधिकार इसमें दे दिए गए हैं? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ मध्य वर्ग का वो अप्रोच, वो परसेप्शन पे भी हम चर्चा करेंगे, जो बार बार देखने को यह मिलता है कि स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ जाता है। मैं आपके पास भी आऊंगी गौर साहब, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत गौर साहब आपसे मैं करती हूँ सेगमेंट में। ये जो हमने अभी बात की कि कानून के आ जाने से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अपने अधिकार मिल जाएंगे, आजीविका के अधिकार मिल जाएंगे, शहर को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं या कहीं आप लोग को अभी भी कुछ आशंका है, कुछ डर है? नहीं, देखिए, अगर स्ट्रीट वेंडर्स जो जेन्युइन स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, जो अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं, अगर इनको हक मिलता है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इनको हक मिलना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो बिल जो भी लाया जा रहा है, इसके अंदर ट्रेडर्स कम्युनिटी को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अभी जो है, जो मार्केट्स बनी है, जो भी मार्केट है, जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं वो टेंडर कॉल करके या दूसरे तरीके से मार्केट्स को अलॉट करती हैं। दुकानदार अपना व्यवसाय करते हैं और लाखों रुपया किराया देते हैं, वैट भरते हैं, बाकी टैक्सेस भरते हैं। और अभी उन्हीं मार्केट्स के बिल्कुल बाहर, उनकी दुकानों के बिल्कुल बाहर जो है पटरी लगा दी जाती है। अगर स्ट्रीट वेंडर्स बेसिकली, तो ये एक रेजिडेंशियल एरिया के लिए प्रक्रिया थी कि रोजमर्रा की चीजें प्रोवाइड करने के लिए ये लोग अपना जीवन और रोजगार कमाएं। बट अब क्या हो गया कि ये माफिया डेवलप हो गया है, जो कि दुकानों के बाहर से हटना नहीं चाहता और वहां पे कब्जा करके बैठ गया है, जिसके अंदर की पुलिस और आपका जो म्युनिसिपल बॉडीज है, जैसे हमारा कनॉट प्लेस के अंदर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है, उनकी प्रोटेक्शन है, उनकी मिली भगत है। जी, आपने एक बड़ा सवाल उठाया, मैं चाहती हूँ अविनाश जी आप अगर इसका जवाब दे सकें। क्या इन माफियाओं को कब्जा करने के लिए आप लोगों ने इस बिल में कुछ प्रावधान रखा है? जहां तक कि हमारे भाई गौर साहब ने यहाँ पर कहा कि यह क्या इस प्रकार का कोई गिरोह काम कर रहा है, तो देखिए, जहां पर भी
इस प्रकार के व्यवसाय होते हैं, इस प्रकार की इकोनॉमी अपने आप एक पैरेलल इकोनॉमी इस प्रकार से काम करती है, चलती है, उनकी अपनी अलग व्यवस्था होती है और इसमें हर व्यक्ति अपनी रोजगार के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार के कार्य करने में मजबूर होता है, चाहे वो ब्राइब के रूप में किसी अथॉरिटी के लोगों को कोई पैसा दे या पुलिस को कोई पैसा दे या उनको प्रोटेक्शन मनी दे या जो वहाँ के स्ट्रीट बूटलेगर्स जो होते हैं, जो वहाँ के माफियाज होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन लेते हैं। अब सवाल रहा कि क्या इसके पीछे उद्देश्य है कि जो एस्टेब्लिश्ड वहाँ के दुकानदार हैं उनको किस प्रकार से हार्म करना। तो ये बिल में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि यहाँ पर कि वेंडर्स का जो कमेटी है वो कमेटी, टाउन वेंडर्स कमेटी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगी, जोन आइडेंटिफाई करेगी और उन जोन में ही रिस्ट्रिक्टेड जोन जहाँ पर कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का व्यवसाय नहीं हो पाएगा, जहाँ पर लिमिटेड परमिशन दी जाएगी, वहीं पर जोन के और कितने हॉकर्स उस जोन में लाइसेंस उनको दिया जाएगा, उनको रिकॉग्निशन का उनको कार्ड दिया जाएगा। ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए ही इस बिल में इसका प्रावधान किया गया है। लेकिन मान लीजिए अगर एक शहर में 25 लाख के करीब स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो उसके लिए कितने जोन बनाए जाएंगे? दिल्ली में क्या इस तरह का कोई विकल्प है कि शहर के बीचों बीच या किसी जगह पर आप हॉकर्स जोन बनाए जहां पर वो जाके अपना व्यवसाय कर सकें, और एक जोन में कितने स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिया जाएगा? देखिए, केंद्र सरकार ने इसे एक कानून के तौर पर मान्यता देते हुए वहाँ के हर स्टेट गवर्नमेंट को और उनकी लोकल बॉडीज को इस प्रकार की जिम्मेदारी और अथॉरिटी दी हुई है। ये उस राज्य सरकार का और वहाँ की लोकल अथॉरिटी का, लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को आके इसका नियोजन करे और इस प्रकार से ही वो लाइसेंस और जोन आइडेंटिफाई करे। इसके ऊपर में कानून में ऐसा कहीं पर भी दिया है कि इतने ही साइज का और यहाँ पर जोन होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हर लोकल बॉडीज की होगी कि जो जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको एड्रेस किया गया है कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को एक मेन जिम्मेदारी दी गई है, जिसके माध्यम से वार्ड स्तर पर और उनके शहर स्तर पर, टाउन स्तर पर वो प्लानिंग करके इसका नियोजन कर सकें। जी, मैं बीके गुप्ता साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये प्लानिंग और ये जो बातें अविनाश जी कह रहे हैं ये बहुत आदर्श की बातें हैं, लेकिन जब हकीकत में जब ये उतरता है ज़मीन पे तो उसमें देखने को ये मिलता है कि जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स के तौर पर अपना जीविका चला रहे हैं, कुछ उसमें मजबूर लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस के साथ मिलकर या वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर वो समस्या पैदा करते हैं जो गौर साहब कह रहे हैं। अब आप लोग उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए और उनको सही जगह पर पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अभी तो पूरा जो स्ट्रीट वेंडिंग है टोटली एकदम अनऑथराइज्ड और बिल्कुल ही कोई उसका व्यवस्थित नहीं है। जैसा गौर साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर आप सरोजनी नगर मार्केट में जाएं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे कब किस तरह की आतंकवादी घटना हो जाएगी, इतना ज़्यादा केओटिक सीन है वहाँ पर। वहीं पर एक ट्रेडर है, उसी के आगे, दुकान के आगे वेंडिंग हो रही है। तो आप जब तक ये वेंडिंग जोन्स नहीं बनाएंगे ये अव्यवस्था चलती रहेगी। ये सारा जो करप्शन का एक मसला है, एक इकोनॉमी सी डेवलप होगी पैरेलल, वो भी चलती रहेगी। एक और मुश्किल है, जो वेंडर्स हैं, खास तौर से अगर हम सरोजनी नगर इलाके टाइप के जगहों की बात करें, जो वेंडर्स हैं वो कम पढ़े लिखे हैं आमतौर पे, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन आमतौर पे उनकी शिक्षा उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो रोज़गार के बेहतर अवसर अपने लिए ढूंढ सकें। शायद इसी वजह से उन्होंने ये विकल्प चुना कि छोटे पैसे में भी छोटे व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर सकें। उनको सही कानूनों की, सही प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती और शायद इसका फ़ायदा कई बार वैसे लोग उठा लेते हैं जो माफिया टाइप के होते हैं या जो कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से घुमा आ सकते हैं। क्यों अरविंद जी, आपको नहीं लगता है ऐसा? देखिए, ये बिल जो है एक आम वेंडर को एम्पावर करेगा और यदि वो आम वेंडर एम्पावर्ड नहीं है जो आज के सिचुएशन में है, उसी का नाजायज फायदा ये माफिया और पुलिस और एमसीडी के इंस्पेक्टर्स उठाते हैं। तो यदि उसे सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिलेगा तो वो किसी को पैसा नहीं देने वाला, इतना मेहनत का कमाई है कि वो किसी को नहीं देने वाला। मगर आज के डेट में क्या है, उसको वल्नरेबल रखा गया है, उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है, तो इसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसलिए वो खत्म होगा इस बिल को आने के बाद। दूसरा जो ट्रेडर्स का बात है, ये खुद ही सरोजनी नगर में ट्रेडर्स भी पैसा लेते हैं वेंडर से,
वो किस कानून के तहत पैसा लेते हैं? वो जमीन उनकी जमीन नहीं है, वो तो सरकार की जमीन है, वो भी पैसे वसूलते हैं। और जहां तक ट्रेडर्स और वेंडर्स का बात है, हर मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट आप सर्वे करके देख लीजिए, ढेर सारे लोग वेंडर्स के कारण सरोजनी नगर मार्केट जाते हैं, क्योंकि उनको वेंडर्स के कारण जो है सस्ते सामान उनको वहां पे उपलब्ध होते हैं। तो ये भी गलत फहमी है कि वेंडर्स जो हैं वो ट्रेडर्स के बिजनेस लेते हैं। और अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ के वेंडर्स बहुत घबराए रहते हैं, और खास तौर से पुलिस वालों से। मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ कि ये जो, क्योंकि मैं उस पड़ोस में ही रहता था, काफ़ी अरसे रहा हूँ जी, तो वहाँ बिल्कुल सही इनकी बात अरविंद जी की सही है कि ट्रेडर्स भी उन जो वेंडिंग करते हैं उनसे पैसा लेते हैं, क्योंकि अगर उनकी शॉप के आगे हैं तो उन्होंने अपना कुछ मंथली पेमेंट फिक्स किया हुआ है और जिसके तहत वो उनसे पैसा लेते हैं कि अगर उनकी शॉप में और एडिशनल प्रॉफिट उनको होता है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब तो अब पुलिस वालों की देखा जाए तो दोहरी जिम्मेदारी हो गई है। बिल्कुल कानून की प्रक्रिया से ये निर्धारित हो जाएगा कि आप इस जगह वेंडिंग कर सकते हैं, इस जगह अपना हॉकिंग जोन बन गया तो बाकी जगह बिल्कुल नो टॉलरेंस जोन होना चाहिए, वहाँ एक भी वेंडर नहीं बैठना चाहिए। अगर वो बैठता है तो वो पुलिसकर्मी या म्युनिसिपल अथॉरिटी का जो अधिकारी है उसको उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो आप जब अभी क्या है कि आप उस व्यवस्था को पनपने दे रहे हैं जहाँ पे करप्शन बढ़ रहा है, उसमें पुलिस वाला भी उसमें अपनी रोटी सेक रहा है और म्युनिसिपल अथॉरिटी और स्ट्रीट वेंडिंग वाले को इसलिए वो होता है, वो सोचता है कि उसकी इकोनॉमी में उसको भी कुछ पैसे बहुत सारे लोगों को दरअसल ये भी डर लग रहा है, तपंदा मैं आपको इसमें शामिल करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये भी डर लग रहा है कि ये जो अधिकार दे दिया जाएगा, अगर ये लाइसेंस वेंडिंग जोन में अपने व्यवसाय चलाने का लाइसेंस वेंडर्स को दे दिया जाएगा तो दरअसल वेंडर्स जहाँ पे पहले लगाते थे वहाँ पे भी बने रहेंगे और वेंडिंग जोन में भी, तो ये कहीं दोहरी उगाही का एक सिस्टम न बन जाए। इन सब चीजों को चेक करने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए और क्या आप इस बिल में इस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? देखिए, डर तो बहुत किस्म के लगते रहता है। किसी का डर है जिसका पेट में है दाना पानी और दूसरे कोई अपना दाना पानी जुटाने के लिए कुछ कर रहा है, उसी में अगर डर लगता है तो डर लगने दीजिए, उसमें क्या आता जाता है। नंबर 2, माफियागिरी जो है, ट्रेडर लोग क्या कम माफियागिरी करते हैं? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जो इतने एक बड़े हिस्सा हमारे आबादी उसको पेट पालना है, उसको जिंदा रहना है, ये सरकार का जिम्मेदारी है, राष्ट्र व्यवस्था का जिम्मेदारी है उसको लेजिटिमाइज बंदोबस्त कर देना और जो कानून बनाते हैं उसको सही इंप्लीमेंटेशन करना। सवाल है अगर सही इन्फोर्समेंट होता है तो ये सारे समस्या आएगा ही नहीं। सवाल है इंप्लीमेंटेशन के, नंबर 1। नंबर 2, एक बात और भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, जो भाई ये जो वेंडिंग जोन है इसको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहने का जरूरत है। क्या अगर वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है इकोनॉमी में, क्या वही पॉलिसी में देश चलता है, तो जहां लोग अपने इनिशिएटिव पर तो कुछ कर लेने, जिंदा रहने के लिए कुछ करते हैं, वो संख्या तो बढ़ते जा रहा है, कैसे उसको एड्रेस करेगा? मान लीजिए दिल्ली जैसे इलाकों में अगर कोई प्राइम लैंड को कैप्चर करके ये कहा जाए कि ये वेंडिंग जोन बनेगा और उस प्राइम लैंड पे दरअसल माफियाओं का, पुलिस वालों का और तमाम संगठनों का हो सकता है कि कब्जा होने लग जाए, ये कह के कि ये वेंडिंग जोन बना रहे हैं, उसको चेक करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? वेंडिंग नहीं, हाउ कैन यू से लाइक दैट? अगर सरकार वेंडिंग जोन बनाते हैं और वेंडिंग जोन में वेंडर्स का अधिकार रहेगा, सर्टिफाइड वेंडर्स को, उसमें माफिया कैसे बनेगा? अगर ये सर्टिफिकेट देने वाला काम भी एक माफिया सर्कल में जुट जाए तो अलग बात है, तो कोई भी कानून के जरिए हो सकता नहीं, है। हमें डर भी, एंड यू कैन नॉट थ्रो द बेबी विद द बाथ। और डर भी यही है कि दरअसल सर्टिफिकेट देने के काम में भी हो सकता है कि घूस लेने की नौबत आने लग जाए या घूस देने मांगने वाले लोग बढ़ जाएं। सर्टिफिकेट बांटना भी एक उसी तरह का धंधा हो जाए। देखिए अभी क्या है कि एक स्ट्रीट वेंडर को कोई अधिकार नहीं है, उसके पास माफिया और प्रोटेक्शन के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं मिलता। तो यदि हमारे पास कानून होगा तो हमें उसे पता है कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल सकता है। तो एक पहला जो है ना, ये नेक्सस को ब्रेक करेगा ये। सेकंड, उसको यदि वेंडिंग जोन में जगह मिलेगा तो वो किसी को पैसा देने को नहीं जाएगा। तीसरा क्या, इसमें सेंसस सर्वे की बात है, इसलिए सेंसस होगा, सारे वेंडर्स जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स है सारे को जगह मिलेगा। देखिए एक जो मेन समस्या आता है, जब एग्जिस्टिंग वेंडर्स को यदि आप जगह नहीं देंगे और नए लोगों को आप ले आएंगे तब ये प्रॉब्लम आएगा। और जो आपका डर है कि दिल्ली में प्राइम जगह, देखिए हर शहर बढ़ते जा रहा है, हम लोग अब इस
कगार पे आ गए हैं कि शहरी जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या से पहली बार भारत में 2030 में ज्यादा होने वाला है। तो शहर बढ़ते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जा रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटीज का लाभ ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जगह हमारे पास सीमित है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बदल नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट तो ये था कि आपके घर के नजदीक, आपके दरवाजे तक पहुंचकर सामान बेचना या खरीदना, और उसमें एक ये भी होता था कि हमें घर के दरवाजे पे सस्ते सामान मिल जाएंगे, हम बाजार क्यों जाएं। नहीं, मोबाइल लेकिन वेंडर्स ये कॉन्सेप्ट कहीं बदल तो नहीं जाएगा। नहीं, इसमें मोबाइल वेंडर्स का भी है, स्टैटिक वेंडर्स, मोबाइल वेंडर्स, वीकली मार्केट्स, सब हर किस्म का वेंडर्स है। नए एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। नाइट बाजार क्यों नहीं हो सकते इंडिया में? बाहर जाते हैं हम लोग, नाइट बाजार का इतना वाहवाही लूटते हैं। दिल्ली में क्यों नहीं? हमने कई बार ये दिया, इससे आपका लॉ एंड ऑर्डर भी सुधरेगा। जी देखिए, एक्चुअली में जो वेंडिंग जोन्स बनाने की बात हो रही है, वेंडर्स को बिठाया जाए, वेंडिंग जोन बनाए जाए, मगर सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि आप एक किसी भी आदमी का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते आप, जिसको एक रोड पे चलने का अधिकार मिला हुआ है। आज के समय में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हो, वो फुटपाथ पे और रोड पे बिठा रही है। जबकि जो प्राइम लैंड्स गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल है, चाहे वो कोई पार्क है किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में, वहां पे कन्वर्ट करें मार्केट्स को। अभी आप रोड्स पे, फुटपाथ पे, आप कनॉट प्लेस में आप देख लीजिए या सरोजनी नगर में देख लीजिए, चलना मुश्किल हो गया है। पैदल आदमी नहीं चल सकता कहीं पे भी। हमारे कनॉट प्लेस में पूरा का पूरा फुटपाथ पटरी बाजार में कन्वर्ट कर दिया है, और गाड़ी जिस रोड पे चलती है वो रोड पटरी बाजार में तब्दील हो गया है। तो ये किसने अथॉरिटी दी है कि कोई भी आदमी चलने का अधिकार छीन ले? इनके सवाल का जवाब दे दीजिए, इसके बाद ब्रेक पे मैं गौर साहब की बात पे ये कहना चाहूँगा कि एक जनरल परसेप्शन ये बन रहा है कि इस कानून के माध्यम से जो हमारे सेटल ट्रेडर्स हैं, वो लोगों को जो आज की तारीख में वो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने है कि उनकी दुकान के सामने ही पटरी वाला अपनी दुकान लगा देता है। इस कानून के तहत मैं समझता हूँ कि जितना संरक्षण यहाँ पे पटरी वाले या हमारे फुटपाथ के दुकानदारों को दिया गया है, इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा इसी प्रकार की जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि फुटपाथ पे जो दुकान लग जाती हैं उनको हटाने में तकलीफ होती है। जब वहाँ पर आइडेंटिफाई जोन्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, स्टैटिक वेंडर्स, हमारे जो मोबाइल वेंडर्स हैं और वहाँ पे जो रहने वाले फुटपाथी जो वेंडर्स हैं, इन लोगों को जब जोन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर उतना ही अधिकार हमारी अथॉरिटीज़ को, लोकल अथॉरिटीज़ को भी मिल जाएगा कि वहाँ पर इस प्रकार के कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं तो उन ऑब्स्ट्रक्शंस को पूर्ण खुले रूप से उनको वहाँ से हटाने का 7 दिन की नोटिस देने का प्रावधान इसमें किया गया है। सर्टिफिकेट देने में धांधली की बात की थी, तपंदा आप उस पर कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, ये किसी में नहीं है भाई, ये सवाल सर्टिफिकेट देना बंद कर देगा? कौन सा है? बड़े कोयला का बरात लेके 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, वही तो लाइसेंस देने वाला बात है। तो क्या लाइसेंस प्रथा ही बंद कर दोगे? कोई सबको अनऑथराइज बन जाएगा? हम तो चाहते हैं कि आदर्श स्थिति हो, लेकिन हमारे देश में आदर्श स्थितियां होती कहाँ है? मुश्किल तो ये है, उस कानून को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इसमें जो लाइसेंस का आपने जिक्र किया, इसकी भी इस पर्टिकुलर कानून में बहुत ही सिंप्लीफाई इसको किया गया है। कानून देने के लिए लोकल बॉडीज़ को, लोकल अथॉरिटीज़ को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जहां पर कि एप्लीकेशन देकर वो लोकल बॉडीज़ के माध्यम से इसका लाइसेंस या जो आइडेंटिटी कार्ड वो दे सकते हैं जी। और देखिए, किसी भी प्रक्रिया में कुछ कमियां अगर होती हैं तो इसमें वक्त के साथ उसे दूर किया जा सकता है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं जो अलग अलग इलाकों में अपनी दुकानें चलाते हैं, अपनी जीविका के साधन अलग अलग तरीके से इन्होंने बना रखे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो आज सरोकार में हम बात कर रहे हैं रेहड़ी पटरी वालों को हक दिलाने वाले कानून में क्या खूबियां हैं और कैसे उसे और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। हमारे पास दिल्ली में तमाम रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग भी मौजूद हैं जो अपनी 2 जून की रोजी रोटी कमाने के लिए किसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने जब प्रोग्राम आरंभ करा था, आपने ये कहा था कि तकरीबन इसमें 1.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसके मुतालिक मेरा मेन इसका जवाब ये है, मैं ट्रेडर्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से, कि हम ट्रेडर्स जो हैं उनकी तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। लिहाजा सरकार को जहाँ उनके बारे में सोचना चाहिए ज़रूर सोचें और अमल में लाएं। वहाँ उनको ट्रेडर्स के बारे में जो गवर्नमेंट को इतना बड़ा रेवेन्यू देते हैं, वैट की सूरत में, इनकम टैक्स की सूरत में, बिजली के बिल की सूरत में,
और सेल्समैन और स्टॉक बॉय और फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर को हम रोजगार देते हैं। लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। अगर हमारी दुकानें ख़त्म हो जाएंगी या हमारा व्यापार ख़त्म हो जाएगा तो उन लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा। मेरा सवाल यहाँ पर यह है, अब मैं मेन जवाब पे आता हूँ, कि मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार ये हमारे भाई पटरी वाले स्क्वाडर्स पैसे देकर अपने आप को बचा के चलते हैं, तो इस बिल में कोई प्रावधान ऐसा भी होना चाहिए कि इन पे भी कोई एक फिक्स महीना या गवर्नमेंट की तरफ से रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट होना चाहिए। जैसे मैं एक मिसाल दूंगा, आप कह रहे हैं टैक्स टाइप की कोई व्यवस्था उनसे भी होनी चाहिए। जी, इसके ऊपर में इन बिल्स में जैसा कि आपने बताया गया है कि ये कोई फिक्स ट्रेडर्स नहीं है, और इनका अगर आप देखेंगे कि टोटल आय अगर देखें तो ये हमारे टैक्स की लिमिट के बाहर ही आते हैं। इनका कहना बिल्कुल सही है कि जहाँ पर कि वैट और बाकी टैक्सेस देकर जो हमारे एस्टेब्लिश दुकानदार हैं उनको जिस प्रकार से टैक्स का बोझ पड़ता है, तो इनके ऊपर भी अभी इस प्रकार का कोई प्रावधान इसमें नहीं गया है। उस प्रकार का भी सोच किया जा सकता है, और आने वाले समय में जब ये चीज़ एक बार एस्टेब्लिश हो जाएगी, जब ये ऑर्गेनाइज हो जाएगी, तब इसके ऊपर में निश्चित रूप से विचार किया अरविंद जी, क्या इतनी कमाई हो पाती है कि वो टैक्स दे सकें स्ट्रीट वेंडर्स? पूरे देश में रेहड़ी पटरी वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स देना चाहते हैं, मगर आप टैक्स, हमारे पास तो ऐसे एग्जाम्पल्स है। हम जब पटना में काम करते थे 2 लाख रुपया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वहां रेहड़ी पटरी वालों ने दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिफ्यूज कर दिया। तो अब सब लोग से पूछे, सब देना चाहते, क्योंकि वो नहीं लेते तो माफिया लेता है, पुलिस लेती है, इंस्पेक्टर्स लेते हैं, तो वो हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना चाहते हैं। और दूसरा कंफ्यूजन है कि बाकी लोग टैक्स नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने हैं, सारे लोग देते हैं। ये दिमाग से हम लोग निकाल लें, जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है वो टैक्स नहीं देते हैं। हम लोग सारे लोग देश के, जब साबुन, टूथपेस्ट या कोई भी इस तरह के सामान आप खरीदने बाजार में जाते हैं, तो जैसे हमें टैक्स देना पड़ता है वैसे आपको भी देना पड़ता है, वैसे इनको भी देना पड़ता है, वैसे किसी भी और को देना पड़ता है, इसलिए टैक्स तो सब देते हैं। जी, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? मैम, ये जो पटरी पे जो लगाए रहते हैं, पटरी रेहड़ी वाले, इनको एक तो पुलिस वाले लूट लेते हैं, एक वो कमेटी वाले आते हैं वो उठा के पटक देते हैं, तो उनका एक तो पैसा जाता है, एक सामान का नुकसान हो जाता है, डबल टैक्स हो जाता है ये। तो इनसे अगर सर्टिफिकेट, जैसे गुप्ता जी भी बोल रहे थे कि इनका सर्टिफिकेट बना दिया जाए, तो उसमें तो उनका कम टैक्स लगेगा और उनको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। ये सवाल भी एक बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कि पेरिशेबल आइटम्स जैसे कि सब्जी या फल बेचने वाले अगर कोई रेडी पटरी लगा के रखे हैं और उनका सामान कमेटी वाले, पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं और वो एक दिन के अंदर खराब हो सकता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? इसमें देखिए, सबसे बड़ी व्यवस्था है कि इसमें सबसे बड़ी पेनल्टी, अगर कोई किसी प्रकार की गलती करता है या बिना अनऑथोराइज तरीके से अगर कहीं पे अपनी पट्टी लगाता है, तो उसके पे सबसे ज़्यादा जुर्माने की लिमिट अब बांधी गई है 2000 रुपये, और 2000 रुपये के अंदर में उससे ज़्यादा ये पेनल्टी उनके ऊपर पे नहीं लगाई जा सकती। और इस प्रकार की कोई चीज़ करने के पहले इसमें एक और 7 दिन के नोटिस का भी प्रावधान किया गया है कि उनको अगर अनऑथराइज तरीके से कहीं पे रेडी लगा रहा है तो उसको 7 दिन का नोटिस भी दिया जाए, उसका भी प्रावधान किया गया है, ताकि इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए किया गया कि जो गरीब वहाँ पर दुकानदारी कर रहा है और अगर वो किसी प्रकार से उसका सामान अगर सीज होता है तो वो खराब ना हो, और उसके लिए लोकल बॉडीज में पहले से प्रावधान किया गया है कि वहां पर एक सवाल और है, वो ये है कि एक वेंडिंग जोन में कितने रेडी पटरी वाले होंगे, मतलब उनकी संख्या क्या सोची गई है, कितना बड़ा एरिया होगा, कितनी संख्या होगी? क्योंकि अगर मान लीजिए दिल्ली में 25 लाख लोग हैं और जो रेडी पटरी चलाते हैं, अपना काम करते हैं, हम लोग एस्टिमेट करते हैं, आप लोग 3 लाख करते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि तकरीबन 4 लाख के आसपास लोग हैं और उन पे आश्रित बाकी लोगों को मिला के 25 लाख के करीब बन जाते हैं। उन लोगों को अगर मान लीजिए बाहर से और ज्यादा अगर व्यवस्थित हो जाता है और बाहर से और ज्यादा लोग आने लगते हैं, तो व्यवस्था कैसे बनेगी उनकी, और कहाँ पर कितने लोगों का वो जोन होगा? देखिए, वो जोन निर्भर करता है कितना एरिया है, कितना उसका होल्डिंग कैपेसिटी है। इस बिल में बात किया गया है होल्डिंग कैपेसिटी का, तो उस पे वो निर्भर करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बिल का कि नेचुरल मार्केट पे जोर दिया गया है। कई बार क्या होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर्स डिसाइड करते हैं उधर मार्केट बनेगा, उधर बनेगा, वहां पे कोई रोजगार ही नहीं है, तो इसलिए इसमें नेचुरल मार्केट्स है, उस पे हम लोग को ध्यान देना है कि उसके आधार पे वेंडिंग जोन्स बनेंगे। जी, तपंदा इसमें आपको भी शामिल करना चाहती हूँ। ये जो नेचुरल जोन्स की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को उखाड़ के शहर के बाहर इतनी दूर भेज दिया गया कि वहां पर झुग्गी वाले जाने के लिए तैयार नहीं हुए, उसी तरह का कहीं वेंडिंग जोन शहर से बाहर बनाने की कोई व्यवस्था होगी, तब क्या होगा? तब तो ये पर्पस ऑफ द बिल विल बी डिफीटेड। बात यह है मैडम, दिस इज एन इनेबलिंग लेजिस्लेशन। ये
लेजिस्लेशन को लागू करना है स्टेट गवर्नमेंट को। दिस इज एन एनाबलिंग लेजिस्लेशन। तो इसी में ये जो स्ट्रीट वेंडर को एक आइडेंटिटी, एक ऑथराइज्ड, एक लेजिटिमाइज्ड दर्जा दिया जा रहा है। इसको में सर्वे का प्रोविजन है एंड इट विल बी अ डायनामिक सर्वे विथ फ्लेक्सिबिलिटी जो वेंडिंग जोन को निर्णय करेगा एंड दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, नंबर ऑफ वेंडर्स। और सीधा सीधा एक ही साथ जैसा बिल में वेंडर को एविक्ट करने का प्रोविजन है, ऐसा रिलोकेशन करने का भी डायरेक्शन है। तो ये सारे कुछ है एंड इट मस्ट बी विद इन द एरिया वेयर दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। जंगल में, सुंदरवन का जंगल में डाल के वेंडिंग जोन बनाएगा तो काम नहीं चलेगा। एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट का, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का और म्यूनिसिपल बॉडी का ये मनसा नहीं हो सकता सुंदरवन ना भी भेजा जाए, लेकिन अगर कनॉट प्लेस के दिल में बैठ के अगर वेंडिंग जोन बनाया जाएगा तो कैसे चलेगा। मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ। एक और बड़ा सवाल है, वो ये है कि 5 साल में सर्वे होगा और उसके दौरान किसी को हटाया नहीं जा सकता है। अब ये जो 5 साल का वक्त है, उस दौरान तो वो वेंडिंग जोन में भी काम करेंगे और यहाँ पर भी 5 साल तक बने रहेंगे अपने, क्योंकि इनको तो हटाया नहीं जा सकता। तो ये क्राइसिस पैदा होगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट की जो सिस्टम चल रहा है, पहले जो पटरी और ट्रेडर्स पहले 4-5 साल ये कोर्ट केस के झंझट में उलझे रहे। अब कोर्ट केस में हमारे सिंघवी साहब जो माननीय जज थे, उन्होंने एंड में आके केस डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा जिसको भी कोई समस्या है वो हाई कोर्ट जाए, और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप वेंडिंग जोन बना लीजिए, म्युनिसिपल बॉडीज के ऊपर छोड़ दिया। म्युनिसिपल बॉडीज के पास में इतना पैसा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इनको क्यों आप रेडी वाला और पटरी वाला बना के रखना चाहते हैं? आप इनको, गवर्नमेंट के पास में अगर पैसा है तो आप दुकानें क्यों नहीं डेवलप करते? आप मार्केट बना दीजिए, उनको वहां पे दुकानें दीजिए आप इनको, जिससे कि ये भी बेचारे अपना व्यापार अच्छे ढंग से कर सकें। कनॉट प्लेस के अंदर आप देखिए कि मतलब पहले ही 2-3 बारी बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं। मेट्रो का कानून ये कहता है कि मेट्रो के गेट के 100 मीटर दायरे में कोई भी नहीं बैठ सकता। आज आप चले जाइए पालिका बाजार के ऑपोजिट में जो मेट्रो का गेट है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, कोई वहां से निकल नहीं सकता। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ ट्रेडर्स को भी और इन लोगों को भी गवर्नमेंट जो है इस पचड़े में उलझा के रखना चाहती है। हम वेंडिंग जोन बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और माफिया राज कर रहा है। माफिया करोड़ों रुपए, जो म्युनिसिपल बॉडीज की बात हो रही है, म्युनिसिपल बॉडीज का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वो सिर्फ पैसे बटोरने की खान बन गया है। आज जो एनडीएमसी का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है वो महीने का लाखों रुपया इकट्ठा करता है वहां से, इन्हीं पटरी वालों से। और सिर्फ इनको, ये लोग भी थोड़ा अपना दायरे को बढ़ाने के लिए 4x6 की जगह अलाउड है, ये 8x8 का लगाना चाहते हैं, या इनको ट्रेड्स ऐसे जो कि हम लोगों के करने का सिर्फ दिया जाना चाहिए। सच्चाई ये भी है कि जब आम लोग कानून तोड़ते हैं तभी शायद पुलिस वालों को मौका मिलता है करप्शन का, या माफियाओं को मौका मिलता है। पुलिस वाले इस कानून को लागू कराने के लिए किस तरह से अपनी तरफ से प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, पुलिस का देखा जाए तो कोई रोल नहीं है इसमें। आज भी जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी है वो जिम्मेदार है, लेकिन पुलिस उसमें, क्योंकि एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, एनक्रोचमेंट हो रहा है इसके नाम पर, या ट्रेडर्स की शिकायत है कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं अलाउड होना चाहिए, तो उसके तहत वो पटरी वालों को एनक्रोचमेंट करने से रोकते हैं। जैसा सारा मुद्दा ये है कि अभी ये बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि लाखों रुपए एनडीएमसी कलेक्ट कर रहा है या पुलिस वालों को जा रहा है, इस तरह का जा रहा है। ये सारा जो, अगर इनको आप छोटा सा टैक्स भी देने को कहेंगे, हर व्यक्ति जो है टैक्स देने को तैयार हो जाएगा। आप इनसे 500 रुपये महीने का वसूल लीजिए, तब भी आप ये एकदम, मेरे ख्याल है इनमें से कोई, हर आदमी तैयार हो जाएगा कि हम पुलिस और एनडीएमसी को पैसा। के बाद से ये जो इंक्रोचमेंट वाली प्रॉब्लम है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी और पुलिस वालों को हटाने और लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा लेते हैं क्या पुलिस वाले, जो जिनकी दुकानें हैं? हाँ। जो आप जब भी कहीं पर डिस्क्रिशन छोड़ेंगे पुलिस के ऊपर, या ये जो आपके म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ का, वो उसको मिसयूज़ करेंगे। जब आप एक कानूनी उसको वैधता दे देंगे कि ये लीगली अथोराइज्ड है, तो पुलिस वाला कैसे इससे पैसे लेगा? और ना ये देगा। उसको पता है कि मेरा कानूनी अधिकार है, जैसे दुकानदार नहीं देता, इसको भी पता है कि मुझे हटाया जा सकता है। एक स्ट्रीट वेंडर को पता है कि वो गलत तरीके से बैठा हुआ, इसी के एवज में वो पैसा देता है। जी, भविष्य की चुनौतियों को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। निश्चित रूप से मैडम, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो बाजार व्यवस्था है, ये अगर देखेंगे तो स्ट्रीट पे रेहड़ी लगाने की प्रथा है, अगर आप देखेंगे तो आदिकाल से ये चला आ रहा है। जहाँ पर डिमांड होगी वहीं पर सप्लाई आवश्यकता है। अब जैसा आपने दो चीज़ कहा कि इस
कानून का अगर आप देखेंगे 89 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर में आदेश दिए और पहली बार 2004 में इसके ऊपर में एक पॉलिसी की शुरुआत हुई। जो अभी तक के जो सबसे ज़्यादा असुरक्षितता थी इनके मन में, उसके लिए कानून बनाया गया है। और एक बार कानूनन तरीके से अगर इनको जब हम एम्पावरमेंट होंगे, इनको जब इनका हाथ सशक्त होगा, जब इनको एक उसमें खुद को फ़ायदा दिखेगा, तो जैसा आपको कहा गया कि ये कोई भी टैक्स देने से भागने वाले नहीं हैं, ये तो चाहते हैं टैक्स देना। लेकिन जब इनको इस प्रकार से एक ऑथेंटिक कार्ड और आइडेंटिफिकेशन को मिल जाएगा, एक परमिशन का एक सर्टिफिकेट लाइसेंस उनको मिल जाएगा, तो उसके बाद में किसी भी प्रकार करप्शन को उसमें होने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। ये फिर भी हम नहीं कह सकते, फिर भी कोई अनऑथोराइज लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से कोशिश करें कि वहाँ पर अनऑथोराइज तरीके से अपना रेडी चलाएं, लेकिन उसमें काफ़ी कमी आएगी। और टाइम टू टाइम इसमें सुधारना, हर 5 साल में इसको रिव्यू करने का एक प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ फिर जहाँ एक शुरुआत तो हो, ये शुरुआत के चलते हुए फिर आखिर में सुधार हो सकता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अरविंद जी, सरकार और तमाम राजनीतिक दलों के लोग कह रहे हैं कि इस बिल के आ जाने से, कानून बन जाने से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके सशक्तिकरण होगा, उनको उनका अधिकार मिलेगा। आपको भी उम्मीद है कि कम से कम उनका हक मिलेगा तो वो एक बेहतर जीवन जी सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो मध्यवर्गीय मानसिकता है कि वो अव्यवस्था फैलाते हैं, वो इंक्रोचमेंट करते हैं, वो ट्रैफिक जाम कराते हैं, वो अनहाइजीनिक सामानों को बढ़ावा देते हैं, बेचते हैं, और उससे जो है कई बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। इन सब चीज़ों को रोकने में या इन सब परसेप्शंस को तोड़ने में मदद मिलेगी? देखिए, दुर्भाग्य है, जैसे दिल्ली का उदाहरण दो, फूड सेफ्टी एक्ट में फूड वेंडर्स को रजिस्टर कराने के लिए भी हमें जुलूस निकालना पड़ता है, मगर अभी तक नहीं चालू है रजिस्ट्रेशन। हम तो चाहते हैं रेगुलेट होना, हम तो चाहते हैं प्रोसेस में आना। यदि डेंगू फैलता है तो यहाँ के हेल्थ ऑफिसर्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो वेंडर्स को ब्लेम करना चालू करता है। जब हम हाइजीन का ट्रेनिंग रखते हैं तो कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का आता नहीं है। तो ये एक माइंडसेट है। और मिडिल क्लास जो है, अभी हम लोग स्ट्रीट फूड पे काफी काम कर रहे हैं। फूड फेस्टिवल्स में लोग हजारों के तादाद में आते हैं, वो चाहते हैं वेंडर्स को। ये बीच वाले जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल और पुलिस का रोल इंपॉर्टेंट है। और जहां तक भाई साहब बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सितंबर में, इस साल 2013 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट, सिंघवी साहब ने थक के कह दिया कि अब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कम से कम 2009 का पॉलिसी को लागू करे, और जब तक लागू नहीं होता तब तक कोई वेंडर्स को डिस्टर्ब नहीं करे। मगर कोई इनके फेवर में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि इतने सारे दबावों के बावजूद भी ये बिल अभी तक पास नहीं हो पा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद यहाँ मौजूद लोग सवाल जवाब करेंगे आपसे। हमारे इस कार्यक्रम में ढेरों हॉकर्स लोग आए हुए हैं जो अलग अलग इलाकों में अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं। मैं चाहती हूं कि बिना वक्त गवाए आप लोग सवाल पूछें। मेरा ये कहना साफ मैं कर दूं कि हम लोग टैक्स मंडी में ही देकर आते हैं। जितना सामान लेते हैं उसका 1% हम पहले टैक्स पे करते हैं और तब सामान लाते हैं। जो सर कह रहे हैं कि टैक्स तो हम पहले पे कर देते हैं, ऐसा नहीं हम टैक्स नहीं देते। पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा गुप्ता सर से है कि हम लोग को 1 महीना पहले से, बदरपुर से मैं हूँ, बदरपुर में 1 महीना पहले जाम के कह के हटा दिया गया रेडी, सारी रेडियाँ 150 रेडी तो एक लाइन में थी, 250 रेडियो को हटा दिया गया। अगर वो उन रेडियो को 1 महीने से हटा दिया गया है तो इतने परिवार तो 1 महीने से भूखे मरे, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। और उस दोनों ही लाइनों में पूरी नॉन पार्किंग चल रही है, सभी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हो रही हैं। तो क्या उससे व्यवस्था खराब नहीं हो रही है? जी, तो एक अव्यवस्था को हटाने के लिए जो दूसरी अव्यवस्था लगा दी। जी, आप जवाब दीजिए। इनकी सारी समस्याओं का हल इस बिल में, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके पास क्या लीगल अधिकार है वहां पर बैठने का, नहीं है। उसी का पुलिस वालों के ऊपर दबाव आता है कि यहाँ पर रेडी पटरियाँ लगी हुई है, तो एक दोनों तरफ से दबाव आता है कि ट्रेडर्स कहते हैं कि यहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है, पब्लिक के लोग कहते हैं इंक्रोचमेंट हो रहा है। अब हम लोग भूखे कहाँ जाएं ये तो बताइए। हम लोग अगर भूखे पेट हैं, मैं चाहती हूँ राजनीतिक लोग इसका जवाब दें। लिए कानून मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ आपसे। और इसी प्रकार की जो देखिए, इसी प्रकार की विपदाएं जो समय समय पर, क्योंकि सबसे आसान तरीका होता था कि आपको अनऑथोराइज कहकर, इलीगल कहकर आपको जब मर्जी चाहे तब वहाँ के लोग हटा सकते थे।
तपन दा, आप अगर इसका सवाल का जवाब देना चाहें, जो इन्होंने कहा कि रेडी पटरी वाले जो है वो इलीगल तरीके से दुकानें लगाते हैं और उनको तो हटा दिया जाता है कि उससे अव्यवस्था फैलती है, लेकिन वहां पर फिर इलीगल तरीके से गाड़ियों की पार्किंग बना दी जाती है। ये जो एक अव्यवस्था को हटाने के लिए दूसरी अव्यवस्था को पैदा किया जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? जेन्युइन सवाल है, जो जब एक बिल आ जाएगा तब बोल नहीं पाएगा जो कोई इलीगल रेडी पट्टी लगाया, उसका सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, नंबर 1। नंबर 2, समस्या फिर भी रहेंगे। एक सरकार का समस्या के ओर देखना है, जो प्राथमिकता क्या है। हमारे मॉल बनाना प्राथमिकता है ना, 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देना प्राथमिकता है। सरकार बोल रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ, तो उसी के दृष्टिकोण में ही हमको इसका प्राथमिकता देखना है। समस्या रहेगा, समस्या का समाधान करते हुए ही लेकिन ये जो शख्स है, इनका ये कहना है कि पिछले 1.5-2 महीने से ये भूखे पेट रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनको तो खाने पीने के लाले पड़ गए हैं इनको हटा देने के बाद से। ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, ये तो सवाल है जो क्यों उसको उठाया गया, जब कानून बनने का प्रक्रिया में है। 3 साल में 2009 में स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी डिक्लेयर हुआ, उसके बाद कानून बनने का प्रक्रिया चल रहा है, उसी में क्यों 1.5 महीने तक इसको हटा दिया गया? वो हटा दिया देने का काम ही एक गैर जिम्मेदाराना काम हुआ, अमानविक काम हुआ। और सिंस देयर इज नो लॉ, कोई भी पुलिस भी लॉ अपना हाथ में लेके पैसा लेके उसको ऊपर तंग करते रहते हैं। सब इसके अपराधी माने जाएंगे जो आपके खिलाफ किया गया। लेकिन आप ये बताइए कि ये कौन सी सरकार के रहते आपके साथ ये हुआ था? ये जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, जब से पुलिस वाले हटा दिए, उससे पहले नहीं हटाए थे कभी। देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है कि ये 1.5 महीने में ही ये इनके ऊपर में इस प्रकार की विपदा आई है, इस प्रकार की आफत आई है। सरकार इस बीच में चेंज हुई है और मैं समझता हूँ कि इस दौरान इस प्रकार की अगर कोई गतिविधि हुई है तो बहुत ही खेदजनक है, और उसके ऊपर में यहाँ की स्थानिक सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की अगर कोई मुसीबत हमारे भाइयों पर आई है तो उसका स्थानीय सरकार के आप लोग सहयोगी हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे हमारे तपन जी ने बोला कि 2009 में पॉलिसी बनी है और जब तक कि कोई कानून नहीं बन जाता कोई भी किसी को भी हटाया नहीं जाएगा। तो क्या यहाँ पे जो हमारे जो सभी लोग बैठे हैं, जो खड़े हैं, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, तो क्या आप ब्लैंकेट परमिशन दे रहे हैं कोई भी कहीं भी सामान रख के बैठ सकता है? तो कल को अगर आप हमें परमिशन देते हैं तो हम भी ट्रेडर्स हैं, हमारी मार्केट बेसमेंट में है, तो हम भी कल बाहर रोड पे आके बैठ जाते हैं अगर तब तक किसी को नहीं हटाया जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर एक बीट ऑफिसर अगर एरिया के अंदर अच्छा आ जाता है, जो कि अगर घूस ना लेता हो, वो अकेला अपने दम पे सारे एरिया को साफ करा देता है, तब हमें किसी म्युनिसिपल बॉडी के ऊपर पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा क्यों होता है? जब उस वक्त वो बीट लेकिन वो तभी होता है जब कोई वहां पे कानून हो, तभी तो वो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। जी, आगे बढ़। मैं लाजपत नगर से आया हूँ। हमारी पटरी 5 फुट का है, मेरी पटरी 5 फुट का है। 5 फुट में हम 3 फुट से 2.5 फुट में लगाते हैं। 2.5 फुट जो है कि पब्लिक को चलने के लिए हम खुद सोचते हैं कि हमारे कस्टमर कैसे आएंगे, हमारे पब्लिक कैसे जाएंगे, और उस पर भी जो है कि पुलिस वाले परेशान करते हैं और पैसा नहीं देने के बाद में वो खुद हटा देते हैं, वो तुम चले जाओ। रेडी पट्टियाँ जो रोड पे लगता है तो उसको खुद हम लोग सामने लगवाते हैं और चप के लगवाते हैं कि पब्लिक को ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा, फिर भी जो है कि रेडी पटरी को वो मतलब थाने में जमा कर देते हैं। असल में बात यही है कि पुलिस वाले इसे इंसानियत के तौर पर देखते हैं या लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर देखते हैं? अगर इंसानियत के तौर पर देखेंगे तो उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। वो तो इसको कमाई के रूप में देखते हैं। आप कनॉट प्लेस में हमारे लाखों रुपया इकट्ठा होता है जो पुलिस के पास में जाता है। नहीं, बिल्कुल ये मैं इनकी बात से सहमत हूं कि ये जो जब आप जिस तरह का भी अनऑथराइज्ड डिस्क्रिशन देंगे किसी को, अनऑथराइज्ड एक्टिविटी का, तो उसमें पुलिस भी अपनी रोटी सेकेगी और एनडीएमसी भी सेकेगी। मैं शादरे से हूँ और ये मैं बहुत देर से सुन रही हूँ कि ये अनऑथराइज लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये जो गलत तरीके से जो लगाते हैं वो पटरी वाले कभी नहीं लगाना चाहते हैं, ये सब पुलिस और एमसीडी ही लगवाती है। अभी हमारे शादरे मार्केट में देख लो आप, हमारी मार्केट हटाने के लिए 36 बार एमसीडी की गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन वहाँ पर पार्किंग के लिए भी उसी रोड पर, शादरा मेट्रो स्टेशन के रोड पर इतनी सारी गाड़ियाँ, मारुति कार वगैरह सारी खड़ी हुई हैं। और एक बात और है कि मान लो गरीब लोगों के लिए सबसे पहले बहुत दूर फेंक दिया जाता है, जैसे वो किसी लायक ही नहीं है। शादरा में हमारी झुग्गी थी, वहाँ से हमारे लोगों को सावर डेयरी में बचा दिया गया, लेकिन वहाँ हमारा कोई काम धंधा नहीं है। और मतलब हम लोगों को बिल्कुल छोटे से छोटी जगह पे ही पहुँचा दिया जाता है। ये नहीं कि मान लो छोटे इंसान को थोड़े बीच में, बड़े लोगों के बीच में रखा जाए, जो कि उनके बच्चे भी
आगे सही सही रास्ते पे चल पाएं। ये नहीं कि पटरी वाले बच्चे के पटरी पर ही बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही होता ज़्यादातर। तो ये तो हमारे समाज की मानसिकता का सवाल है। दुकानदार बनाया जाए, छोटी सी इनको पटरी पे ना रखा जाए, दुकानदार बनाया जाए। पार्किंग के सारे जगह में यही होता है, जब पार्किंग के लिए जगह खोजती है सरकार तो उसे वेंडर्स का ही मार्केट नजर आता है। ये केवल दिल्ली का कहानी नहीं है। और जो ट्रेडर्स के खिलाफ हमारे लोग जो रहते हैं दुखी, वो बोलते हैं कि आप ट्रेडर्स का गाड़ियां देखो, कितने गाड़ियां वो लगा के रखे हैं मार्केट्स में, वो कितना जगह, उनकी गाड़ियां जितना जगह ले रही है उतना तो हमारा वेंडिंग स्पेस नहीं ले रहा है। तो ये पार्किंग का जो मसला होता है शहरों में, वो इनके ही मार्केट्स में होता है। जी, दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले निकाला था, रेहड़ी पटरी नाक कान है कि नज़र में रखते हैं रेहड़ी पटरी वाले, कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो तो उस पर रेहड़ी पटरी भी, लेकिन ये रेहड़ी पटरी साफ हो रही है। इन्होंने अभी कहा बिल्कुल सही है कि पुलिस का बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सारे ये जो पटरी वाले हैं या जो हॉकर्स हैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देखते हैं। और पुलिस की, दिल्ली पुलिस की एक स्कीम है आइज़ एंड ईयर्स स्कीम, और इसमें कई व्यक्तियों को बड़ा सम्मान भी दिया गया है और ये अच्छी सूचना देते हैं। लेकिन अब सारा मुद्दा यही है कि जब तक आप इसको व्यवस्थित नहीं करेंगे, इनको हटा दिया 1 महीने के लिए, फिर उनको हटा दिया, एक कोई पुलिस वाला आया, उसने अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ किया, उसने पूरा साफ कर दिया, दूसरा आया, उनसे पैसे लिए और उनको लगा दिया, ये सब चलता रहेगा और सदियों से चलता आ रहा है। ये तभी ख़त्म होगा जब आप प्रॉपर इनको निर्धारित जगह देंगे, लाइसेंस देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। हमें उम्मीद है कि जल्दी ये लाइसेंस और सर्टिफिकेट देने का व्यवस्था बनाने की जरूरत है। जो उन्होंने बोला आंख और कान है, तो आंख और कान जो आज की डेट में जो इलाके का पुलिस वाला होता है वो इनके आंख और कान इस्तेमाल करता है। कोई भी नया अगर आ गया और उनकी बिना मर्जी के अगर बैठ गया तो वो आंख और कान इनके उस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। नहीं, ठीक है। अगला सवाल। I don't agree. This is a very effective scheme and they are helping police. There is no doubt. मैं उन्हीं भद्र महिला की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि वो कहती हैं कि हमें एक अच्छे जगह से कहीं भी कोने में फेंक दिया जाता है, हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, वो कैसे एक अच्छे फ्यूचर को गेन करेंगे। उसी तरह आप देखिए जैसे रिटेल FDI आ गया तो जितने भी ये छोटे लेवल के जितने भी ट्रेडर हैं वो लोगों के बीच एक टेंशन बन गई कि कैसे हम मल्टीप्लेक्स के साथ अपने इकोनॉमी को रन करेंगे। तो क्या अगर आपको एलिमिनेट करके आप इनको एक ट्रेडर जोन जो बनाते हैं किसी एक कोने में बना देते हैं तो आपको नहीं लगता एक डिस्क्रिमिनेट सोसाइटी आप क्रिएट कर रहे हैं कि एक सो कॉल्ड जो मिडिल क्लास है आकर्षित हो रहा है FDI से मल्टीप्लेक्स की ओर, वो कैसे इनके सामान को खरीदने के लिए इनके जोन में जाएगा? जी, क्या वो डिस्क्रिमिनेट सोसाइटी का नहीं? बहुत अच्छा सवाल है जी। अविनाश जी, आप जवाब देंगे? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये नेचुरल मार्केट को सपोर्ट करने वाला बिल है, जहाँ पर कि नेचुरल मार्केट, जहाँ छोटे छोटे वेंडर जो होते हैं तो इनके लिए जोन जो बनाया जाएगा निश्चित रूप से जहाँ पर इनका सामान, जहाँ पर इनकी डिमांड होगी वहीं पर ही इस प्रकार के जोन का निर्माण किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लोकल बॉडीज़ का, लोकल अथॉरिटीज़ की को नियोजन करने का सवाल है। और FDI का इससे कोई किसी प्रकार से संबंध नहीं है, क्योंकि FDI जो है अपने आप में अलग सेक्टर है, वो शहर से काफ़ी दूर इसका नियोजन किया गया है, उसका कहीं पर भी शहर के अंदर में नहीं है। जहाँ पर आबादी है, जहाँ पर लोग आज सब्जी भाजी, हमारे काम करने वाले मोची, इस प्रकार के जो वेंडर्स हैं, ये उन लोगों के लिए, तो जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर रहवासी रहते हैं, वहीं पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट कर पाएगी। और जहाँ तक एक चीज़ का मैं जवाब देना चाहूँगा कि सरकार का बहुत ईमानदारी से ये प्रयत्न है इस कानून को लाने में कि जितनी समस्याओं का यहाँ पर आप लोगों ने विवरण किया, आप लोगों ने अपने अनुभव बतलाए, उन्हीं सब तकलीफ़ों से, मुश्किलों से निकालने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जहाँ पर आपको सम्मान मिले, इज्जत मिले, एक पहचान मिले, और एक उस पहचान के तहत आपको वो लाइसेंस या आइडेंटिफिकेशन मिले, ताकि आप सशक्त हों, आपके हाथ मजबूत हों, आपकी पहचान मजबूत हो। और इस प्रकार का चाहे पुलिस हो, चाहे लोकल अथॉरिटीज़ हो, चाहे अधिकारी हो, कोई आपको परेशान ना कर सके, एक ऐसी ताकत आपके हाथ में इस कानून के माध्यम से देने का सरकार का प्रयत्न है और उनकी नीयत है। एक आखिरी सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ। ज़्यादातर लोग अलग अलग इलाकों में रेहड़ी पटरी लगाने का काम करते हैं आप लोग। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को अगर इतना अधिकार दिया जा रहा है तो आप लोग उन अधिकारों का जिम्मेदारी से पालन करने के लिए तैयार हैं? जी, तो उम्मीद है कि आपको हक, आपको सम्मान, आपको इज्जत, आपको अधिकार जो दिया जा रहा है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आप पालन करेंगे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये बिल जरूर पास हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।